सॉल्ट सॉल्ट प्रिपरेशन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया। ये तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है नए वाले एटीपी के अंदर, यानी जो पैटर्न 2017 के बाद चेंज हुआ था एटीपी का, उसमें एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग का एक क्वेश्चन ऐड हो गया था। पहले तो सॉल्ट सिर्फ उसमें आता था कैटाइन एनाइन वाले में, सॉल्ट प्रिपरेशन नामी कोई चीज नहीं आती थी, एमसीक्यू में आ जाती थी, वो हलवा होती थी करना, तुक्के में भी हो जाती थी। लेकिन जब से एटीपी का पैटर्न चेंज हुआ 2017-18 में, तो फिर एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग का जो क्वेश्चन ऐड हुआ, वहां से सॉल्ट प्रिपरेशन और दो चार ऐसे टॉपिक जो कि पहले बिल्कुल ही किसी खातिर में नहीं थे, उन सब की वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। तो सॉल्ट प्रिपरेशन जो इस वक्त हम कर रहे हैं वो बड़ा आइडियल एक टॉपिक है, जो कि एग्जाम में एग्जामिनर कहीं ना कहीं तो पूछेगा, एमसीक्यू में भी पूछेगा। ज्यादातर एमसीक्यू में मेरा तजुर्बा ये रहा कि इनसॉल्युबल सॉल्ट वाली प्रिपरेशन, एमसीक्यू में इनसॉल्युबल वाली प्रिपरेशन आती है, और उसमें सवाल बड़ा एक फिक्स सवाल होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर दिस इनसॉल्युबल सॉल्ट। अब वो बेस्ट मेथड क्या होता है, तो आप जानते हैं कि इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए जो ट्रिक थी वो क्या थी, क्या आपने प्रेसिपिटेशन करनी होती है, सॉल्युबल प्लस सॉल्युबल शुड गिव यू इनसॉल्युबल प्लस सॉल्युबल। तो जिस ऑप्शन में ये वाला फॉर्मूला पूरा बैठा होता है कि सॉल्युबल प्लस सॉल्युबल गिव्स यू सॉल्युबल प्लस इनसॉल्युबल, आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो। तो इनसॉल्युबल प्रिपरेशन ना सिर्फ हमने समझी थी, अगर आप पीछे चलें तो मैंने आपको बिल्कुल ही कोशिश की थी कि बिल्कुल स्पून फीड कर दिया जाए। आफ्टर कंप्लीटिंग एनायनिक टेस्ट हमने सॉल्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मैंने कहा था एग्जाम में सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड पैटर्न में आएगा, ये सवाल आपके सामने लेआउट बनाया था, और उसके बाद फिर मैंने समझाया था कि सॉल्ट प्रिपरेशन में सबसे पहले जानना जरूरी है कि सॉल्ट सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल। तो अगर इनसॉल्युबल है तो वी ओनली हैव वन मेथड टू प्रिपेयर दैट इनसॉल्युबल सॉल्ट, दैट इज प्रेसिपिटेशन मेथड। और फिर हमने इस प्रेसिपिटेशन, यहाँ सवाल क्रिएट किया था हमने, और उसके बाद इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए प्रेसिपिटेशन को समझाया था। और मैंने कहा था प्रेसिपिटेशन मेथड में आपने एक ही चीज याद रखनी है, दैट इज सोडियम नाइट्रेट, या किसी का चाहे तो पोटेशियम नाइट्रेट। क्यों? क्योंकि जो ट्रिक थी वो क्या थी कि जो इनसॉल्युबल सॉल्ट हमें दिया जाएगा उसका एक पार्ट हम सोडियम के साथ लेंगे, एक पार्ट नाइट्रेट के साथ। इसकी प्रैक्टिस की थी, जैसे हमने एजीसीएल बनाना था, तो एजीसीएल बनाने के लिए आप क्या देख रहे हो कि सीएल और एजी को अलग अलग कर लिया था, एक सोडियम के साथ ले लिया, एक नाइट्रेट के साथ ले लिया, दोनों सॉल्युबल है, और दोनों को जोड़ के जब प्रोडक्ट बनेगा तो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनेगा और एक सॉल्युबल, और इनसॉल्युबल सॉल्ट को हम फिल्टर करके अलग कर लेंगे। यही मेथड था ना भाई, मैंने बताया था सिर्फ मेथड रट्टा ना लगा हुआ, बल्कि आप लैब में खड़े होकर कर सके। तो यही मेथड था कि इनसॉल्युबल सॉल्ट फिर आपका सेटल डाउन हो जाएगा और आप फिल्टर करके उसको अलग कर लेंगे। आखिर में मैंने डायग्राम भी बताई थी, जैसे बेरियम सल्फेट है तो बेरियम अलग कर लिया, सल्फेट अलग कर लिया, बेरियम नाइट्रेट के साथ ले लिया, सल्फेट सोडियम के साथ ले लिया। सोडियम नाइट्रेट का शॉर्टकट हम इसमें अप्लाई कर रहे थे, और जनाब अली इसी तरह से किया था हमने। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ इन लैब अ स्टूडेंट प्रिपेयर्स, मैंने यहाँ पर डायग्राम भी समझाई थी कि भाई एक एक हमारा सॉल्ट 1 का सोल्यूशन होगा, दूसरा सॉल्ट 2 का सोल्यूशन होगा, दोनों को मिक्स करेंगे रिएक्शन मिक्सचर में, और दोनों रिएक्ट करेंगे तो इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है वो बॉटम पे क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। एंड देन हम क्या करेंगे, उसे फनल में फिल्टर पेपर लगाकर फिल्टर कर लेंगे, तो फिल्टर पेपर के ऊपर हमें इनसॉल्युबल सॉल्ट मिल जाएगा, और बाद में उसे ड्राई कर लेंगे, या तो टैप करके या ओवन में हीट करके। ये हमने डायग्रामेटिकली भी इस चीज को समझ लिया था। और फिर हमने ऊपर जाकर आपको वो पूरा जो क्वेश्चन आता है उसका पूरा आंसर हमने लिखवाया था कि भाई क्या होगा, और कोशिश ये कि रट्टा ना लगाना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह इक्वेशन लिखना भी आपको आ गई थी, एपरेटस कौन से इस्तेमाल होंगे ये भी आपको आ गया था। इसके अलावा जो मेथड होगा वो भी हमने जनरल करके लिख दिया था। क्या था कि प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ R1 R2, R1 R2 का मतलब क्या था, जो रिएजेंट 1 और रिएजेंट 2 इसका सॉल्यूशन तैयार करेंगे इन सेपरेट बीकर्स, मिक्स बोथ द सॉल्ट सॉल्यूशंस इन अनदर बीकर एंड अलाउ देम टू रिएक्ट अंटिल नो पीपीटीज आर फॉर्म्ड, filter the solution and collect the insoluble salt in the filter paper, dry insoluble salt by heating it in oven or by tapping it in between the filter paper। ये पूरा मेथड हमने लास्ट क्लास में समझा था। तो उम्मीद है इनसॉल्युबल सॉल्ट आ जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं एग्जामिनर हूं या आप भी एग्जामिनर होंगे तो जाहिर एग्जामिनर एक डिफिकल्ट पेपर बनाना चाहता है जिसमें टेस्टिंग ज्यादा हो सके, तो इसलिए इनसॉल्युबल सॉल्ट के आने के चांसेस कम रहते हैं, एमसीक्यू में आ जाते हैं। क्योंकि अगर जिसको पता होगा वो एमसीक्यू में भी कर पाएगा, जिसको नहीं पता होगा वो एमसीक्यू भी गलत करेगा। खासतौर पे एमसीक्यू के अंदर तो सारे ही रिएक्शन जो दिए हुए होते हैं उन सब में ही सॉल्ट जो रिक्वायर्ड है वो बन रहा होता है, लेकिन यू नीड टू सिलेक्ट द बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड कौन सा होता है ज़ियाद? ज़ियाद नाम है ना आपका? बेस्ट मेथड कौन सा होगा जहां सॉल्युबल प्लस सॉल्युबल गिव्स यू इनसॉल्युबल प्लस सॉल्युबल, प्रेसिपिटेशन की इक्वेशन फॉलो हो रही होगी, यही इक्वेशन है ना कि दो सॉल्युबल को मिलाएंगे तो एक सॉल्युबल और इनसॉल्युबल बनेगा। लेकिन ज्यादातर चांसेस जो एग्जाम में रहते हैं सॉल्ट प्रिपरेशन में वो रहते हैं सॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन के। क्योंकि सॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन अगर थोड़ा सा याद करें, ये नेक्स्ट फ्लो चार्ट पे जहां पर हमने बात खत्म की थी, ये यहां पर हमने बात छोड़ी थी, तो हमने कहा था सॉल्ट प्रिपरेशन में इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए तो एक ही मेथड है, यहां पर क्लास एंड की थी।
और फिर सॉल्युबल सॉल्ट के लिए वी हैव टू ऑप्शंस, नंबर 1 टाइट्रेशन, नंबर 2 क्रिस्टलाइजेशन। और यहां पर आपकी आसानी के लिए मैंने ये बात आपको रटवाने की कोशिश की थी कि बेटा सोडियम पोटेशियम अमोनियम जो सुप्रीम आइंस थे, जो हम सॉलिबिलिटी से पढ़ते आ रहे हैं कि सुप्रीम आइंस है, सुप्रीम आइंस है, सुप्रीम आइंस है, तो सोडियम पोटेशियम अमोनियम जो सुप्रीम आइंस है उनके लिए, और ग्रुप 2 में से कैल्शियम और बेरियम के लिए। नॉर्मली जब हम सुप्रीम आइंस की बात करते हैं सिर्फ सोडियम पोटेशियम अमोनियम आता है, लेकिन यहां देखिएगा यहाँ पर ग्रुप 2 के कैल्शियम और बेरियम भी शामिल है। तो अगर इनका सॉल्ट तैयार करना है, अगर इनका सॉल्ट तैयार करना है, अगर इनका सॉल्ट तैयार करना है तो हम टाइट्रेशन पे जाएंगे। क्यों जाएंगे, लॉजिक भी समझ में आएगी। और अगर इसके अलावा कोई सॉल्युबल सॉल्ट है तो हम क्रिस्टलाइजेशन वाले मेथड पर चले जाएंगे। तो आज हम पहले क्रिस्टलाइजेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसकी डायग्राम डिस्कस करेंगे। लॉजिकली क्लियर होना चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी प्रेसिपिटेशन और इसमें, और उसके बाद आखिर में हम टाइट्रेशन डिस्कस करेंगे। और टाइम बच गया तो हम इंशाल्लाह ताला फिर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का जो चैप्टर है, जो कि अगेन पेपर एटीपी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, उसमें हम इंशाल्लाह क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन भी आपको देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो फिर से याद करते हैं कि सॉल्ट, ये फ्लो चार्ट दोबारा आपकी मोहब्बत में रीड्रॉ करते हैं, ठीक है जी, आपकी मदद से। तो हमने क्या कहा, सॉल्ट की जो प्रिपरेशन होती है ऑनलाइन वालों, सॉल्ट की जो प्रिपरेशन होती है वो किस पर डिपेंड करती है कि वो सॉल्ट, बोलो बेटा, सॉल्युबल है या। तो अगर सॉल्ट, चंदा आवाज आनी चाहिए, सॉल्ट अगर इनसॉल्युबल है तो जनाब देयर इज ओनली वन मेथड विच इज पीपीटी मेथड। और पीपीटी मेथड का वर्ड इक्वेशन क्या है, सॉल्युबल प्लस सॉल्युबल शुड गिव यू इनसॉल्युबल प्लस सॉल्युबल, इनसॉल्युबल सॉल्ट इज बीन फिल्टर्ड आउट, ठीक है ना। ये हमारा रिवीजन मटेरियल हो गया। और उसके बाद अली, अली पूरा नाम क्या है तुम्हारा, अली रहमान फरहान, अली फरहान बेटा सॉल्युबल सॉल्ट पे आ जाते हैं। तो अगर आपको ये पता चलता है कि सॉल्ट सॉल्युबल है, और कौन से सॉल्ट सॉल्युबल है, रूल याद करो, ऑल सुप्रीम आइंस वाले सॉल्ट सॉल्युबल हैं, ऑल नाइट्रेट सॉल्युबल हैं, ऑल हैलाइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू, एंड ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट काबा पप्पू। तो ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह याद हुआ है। तो अगर सॉल्युबल सॉल्ट है तो फिर हमारे पास ज़ियाद भाई कितने ऑप्शन हैं, आवाज आनी चाहिए ज़ियाद साहब, सॉल्युबल सॉल्ट के लिए कितने ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन है, पहले 2 तो बता दो, नहीं आ रही बात समझ में, तुम थे ना लास्ट क्लास में। तो टाइट्रेशन हमारे पास एक मेथड है आगा, और दूसरा मेथड कौन सा है भाई, ऑनलाइन में से आवाज आ जाए, क्रिस्टलाइजेशन। टाइट्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन है। और कब कौन सा करेंगे इसका जुगाड़ भी आपको बता दिया। आज इस जुगाड़ में एक और एडिशन भी करने जा रहा हूं, दोनों में से जो बात याद रह जाए वो आपको काम आ जाएगी। पहला तो लास्ट टाइम ही बताया था कि कब टाइट्रेशन फॉलो होगा, जब सोडियम पोटेशियम अमोनियम सुप्रीम आइंस और इसके अलावा कैल्शियम और बेरियम का सॉल्ट हो, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा एक और जुगाड़ी तरीका भी है, इसको याद रखने का, एमसीक्यू में शायद काम भी आ जाए, और वो क्या है, ये मेथड जब एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। व्हेन बेस इज सॉल्युबल, व्हेन बेस इज सॉल्युबल, यानी जब आपको एग्जामिनर सॉल्ट बनाने के लिए कहता है और रिएजेंट दे देता है। देखो 2 तरह से सवाल आएगा, बात दफा एग्जामिनर कहता है सॉल्ट बनाओ, रिएजेंट नहीं देता, वो बोलता है अपनी मर्जी से ले लो रिएजेंट, और बात दफा एग्जामिनर बोलता है ये रिएजेंट है, इनकी मदद से सॉल्ट बनाओ। तो अगर आपको एग्जामिनर ने रिएजेंट नहीं दिए तो फिर तो आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कौन सा मेथड फॉलो करें। लेकिन अगर एग्जामिनर ने आपको रिएजेंट दे दिए कि भाई ये और ये है, इनको रिएक्ट कराओ और सॉल्ट बनाओ, ठीक है ना, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि बेस सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल, ठीक है जी। आपको पता है ज्यादातर बेसिस क्या होती है, इनसॉल्युबल। देयर आर ओनली फ्यू बेसिस जो क्या होती है, सॉल्युबल होती है, जिनको अल्कलीज कहते हैं। और यहां पर बाकी जो रिमेनिंग जितने भी रिमेनिंग सॉल्ट जो हैं वो सारे आ जाएंगे क्रिस्टलाइजेशन वाले में। और यूं भी कह सकते हैं कि जब बेस क्या होगी, इसकी अप्रोच आपको मेथड के डिटेल में समझ में आ जाएगी, व्हेन बेस इज इनसॉल्युबल। तो 2 जुगाड़े आ गई कि सॉल्युबल सॉल्ट को बनाने के लिए वी हैव 2 पाथवेज, 2 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 टाइट्रेशन, ऑप्शन नंबर 2 क्रिस्टलाइजेशन। वी विल फर्स्ट डिस्कस क्रिस्टलाइजेशन ताकि हम उसके कंपैरिजन में समझा सके कि इनके लिए क्रिस्टलाइजेशन क्यों नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो इसलिए आज हम पहला जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे सॉल्युबल सॉल्ट में, वो सॉल्ट जिनको बनाने के लिए बेसिस जो हैं वो इनसॉल्युबल हैं, या वो सॉल्ट जो सोडियम पोटेशियम अमोनियम कैल्शियम और बेरियम के अलावा है। देखो सुप्रीम आइन सोडियम पोटेशियम अमोनियम है, और काबा, काबा, ठीक है, ये वाला काबा होली वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना। तो ये भी ऐसी कैटेगरी है जिसको बनाने के लिए हमें टाइट्रेशन चाहिए, और सबसे लंबा मेथड टाइट्रेशन का ही होता है। तो अगर मैं एग्जामिनर हूं तो अगर मैं रहम खाऊंगा तो क्रिस्टलाइजेशन दूंगा, और अगर मैं रहम नहीं खा रहा फिर टाइट्रेशन दूंगा।
प्रेसिपिटेशन वुड नेवर बी माय फर्स्ट चॉइस, क्योंकि काफी इजी है। अच्छा ये भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मेथड लंबा है ना, तो हमारे आपको पता है लल्लू लल्लू बच्चे होते हैं। अब एक्सक्लूसिवली अभी कर रहे हो तो शायद दिमाग अगर दरमियान में किया हुआ होता कहीं पर, याद करो जब मैंने टाइट्रेशन बेस मोल कराए थे तो टाइट्रेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, तो अब वो कच्चा पक्का याद होता है, मजा नहीं आता। जब मजा नहीं आता तो फिर आप मेथड में गलती करते हो। अगर टाइट्रेशन आएगा ना तो सिर्फ मेथड 7 नंबर का होगा, वरना क्या है सवाल नॉर्मली क्या है, मेथडोलॉजी जो होती है वो 4 या 5 नंबर की होती है मैक्सिमम, लेकिन टाइट्रेशन आएगा तो मेथड ही 7 नंबर का होगा, तो बड़ा सवाल होगा, 11 नंबर तक का सवाल बनेगा। तो इसलिए दुआ करो टाइट्रेशन आ जाए, क्योंकि तुम तो रट के जा रहे हो ना यार, तुम्हारे लिए तो डायरेक्टली वो चीज आ जाए तो अच्छा हो जाएगा जी। तो बेटा शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो पहले हम बात करने जा रहे हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स में फसीहा मनाइम, बात समझ में आई है यहां तक अब्दुल्ला? यस सर। यस सर। बेटा सॉल्युबल सॉल्ट में जियाद भाई किसकी बात करने जा रहे हैं पहले हम लोग? क्रिस्टलाइजेशन। और कौन से सॉल्ट्स के लिए क्रिस्टलाइजेशन होता है? ऑल सॉल्युबल सॉल्ट्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यस प्लीज, सोडियम, बोलो भाई, पोटेशियम, अमोनियम, कैल्शियम, कैल्शियम, बेरियम। इनके अलावा सारे सॉल्ट्स के लिए जो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, ठीक है जी, इनके अलावा जैसे एग्जांपल 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 अगर मैं कहूं कॉपर सल्फेट, तो अब चेक कीजिए कॉपर सल्फेट कहां आएगा। पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल। तो कॉपर का कोई रूल नहीं था, बट सल्फेट का था। क्या रूल था? ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल, ऑल सल्फेट्स आर एक्सेप्ट काबा पप्पू। क्या ये का है? नहीं। क्या ये बा है? नहीं। क्या ये पप्पू है? नहीं। इसका मतलब ये सॉल्युबल हो गया, इनसॉल्युबल नहीं। अब सॉल्युबल हो गया तो क्या ये सोडियम पोटेशियम अमोनियम या कैल्शियम बेरियम का सॉल्ट है? नहीं। तो कॉपर सल्फेट के लिए कौन सा मेथड आइडियल होगा? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूं कि जनाब अली सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, अब आप कहते हैं ऑल नाइट्रेट्स आर, भाई बोलो ना, आवाज निकालो, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, जोर से, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। अब सॉल्युबल है तो सॉल्युबल में कौन सा फॉर्मूला होगा? टाइट्रेशन होगा या क्रिस्टलाइजेशन? तो आप कहेंगे ना ये सोडियम है, ना ये पोटेशियम है, ना ये अमोनियम है, ना ये कैल्शियम है, ना ये बेरियम है। इसका मतलब कौन सा मेथड होगा? क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि टाइट्रेशन इज स्पेसिफिक फॉर दोज 5 आइंस, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं कहता हूं, अल्लाह आपका भला करे, मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑल हैलाइड्स आर, बोलो, ऑल हैलाइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू। ना ये आगा ना पप्पू है, इसका मतलब ये सॉल्युबल है। अब जब सॉल्युबल है तो टाइट्रेशन भी जाएगा कि क्रिस्टलाइजेशन भी जाएगा? तो आप कहेंगे ना ये सोडियम है, ना ये पोटेशियम है, ना ये अमोनियम है, ना ये कैल्शियम, ना बेरियम, तो इसका मतलब किसमें जाएगा? क्रिस्टलाइजेशन। तो बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब एग्जाम में एमसीक्यू या थ्योरी में ये सवाल आ जाए तो 2 मिनट सोच के एक बार सर्टेन हो जाए कि ऐसा ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर जल्दबाजी में आपने पहला फैसला गलत कर लिया सॉल्युबल इनसॉल्युबल का, तो आगे मेथड ऑटोमेटिकली गलत हो जाए। अगर सॉल्युबल इनसॉल्युबल का फैसला ठीक किया लेकिन आगे चॉइस की क्रिस्टलाइजेशन टाइट्रेशन वो गलत हो गई, आपने पूरा टाइट्रेशन लिख दिया, बजाय टाइट्रेशन करना ही नहीं था, तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो हो जाएगा। इसलिए 2 मिनट सोच के कर लें, लेकिन सही फैसला करें, ठीक है। क्रॉस चेक अपने आप को करें। आप देखें मैं हर साल पढ़ाते आ रहा हूं, लेकिन मैं जब भी आप देखें आ रहा है, मैं पीछे से रूल रिपीट कर रहा हूं ताकि रूल दिमाग में बैठे। आप लोग ज्यादा माशाल्लाह तेज होते हैं तो डायरेक्टली चाहते हैं कि बस सॉल्ट का नाम बोले, आंखों में ना इमेज आ जाए कि इनसॉल्युबल है सॉल्युबल, उसमें गलती भी हो जाती है। बहरहाल तो मेरे बच्चे जो सॉल्ट मैंने मेंशन किए हैं, इसके अलावा बहुत सारे सॉल्ट हैं। चलो एक और सॉल्ट ले लेते हैं। मैं कहता हूं FeSO4, ऑल सल्फेट्स आर, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट काबा पप्पू। ना ये का है, ना बा है, ना आगा है, सॉरी ना पप्पू है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सॉल्युबल हो गया। अब सॉल्युबल हो गया तो हमने क्या कहा? क्या ये सोडियम है? क्या ये पोटेशियम है? क्या ये अमोनियम है? क्या ये कैल्शियम है? क्या ये बेरियम है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए भी क्रिस्टलाइजेशन का मेथड अप्लाई किया जाएगा। मैं कहूं भाई जिंक ब्रोमाइड, हाँ भाई, ऑल हैलाइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू। ना ये आगा ना पप्पू, तो ये सॉल्युबल तो नहीं हुआ। क्या हुआ? सॉल्युबल हुआ। और सॉल्युबल हो गया, सोडियम पोटेशियम अमोनियम कैल्शियम बेरियम नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिस्टलाइजेशन पे जाएंगे। तो इस तरह से आपने पहले तो सही पिक करना है कि भाई कौन सा सॉल्ट है। और दूसरा जो मैंने तुम लोगों को जुगाड़ बताया कि इन सॉल्ट्स को बनाने के लिए बेस कैसी होती है? ना ना क्या कर रहे हो? इनसॉल्युबल। अब आ जाओ जुगाड़, अब आ जाओ जुगाड़ मेरी जान। अब आप बोलेंगे सर ये जरा प्रेसिपिटेशन इतना हलवा नहीं लग रहा, सर ये मुश्किल लग रहा है, तो आओ इसको हलवा बनाने का टाइम आ गया। मेरे बच्चे इस फ्लो चार्ट में वापस चलते हैं और यहां पर एक एडिशन करते हैं। बेटा अल्लाह के हुक्म से इसको करने के लिए, जैसे वहां तुम्हें सोडियम नाइट्रेट मेथड चाहिए था,
एक के साथ सोडियम लगाया, एक के साथ नाइट्रेट लगाया। इसी तरह यहां कौन सा मेथड काम करेगा? HOH मेथड। कौन सा मेथड काम करेगा? वैसे तो मेथड बेतहाशा हो सकते हैं, लेकिन जो मेथड तुमने यूनिफॉर्मली यूनिवर्सली फॉलो करना है दैट इज HOH मेथड। कैसे करना है? अच्छा, यही मेथड टाइट्रेशन में भी फॉलो करना है और यही मेथड क्रिस्टलाइजेशन में भी। अभी एक्सप्लेन करूंगा तो बात समझ आ जाएगी व्हाट इज मेंट बाय HOH मेथड। यहां पर क्या याद रखोगे? सोडियम नाइट्रेट वाला मेथड, और यहां पर क्या बता रहे हैं सर? HOH मेथड। आए समझते हैं। शुरू करते हैं सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है जी, शुरू करते हैं सॉल्युबल सॉल्ट। एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि बताओ कॉपर सल्फेट कैसे बनेगा। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? कॉपर सल्फेट कैसे बनेगा। ठीक है जी, कॉपर सल्फेट कैसे बनेगा। तो मेरे बच्चे आप क्या करोगे? अल्लाह आपके भला करे, कॉपर सल्फेट लिखोगे। कैसा सॉल्ट है? सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? अरे बोलो मेरे बच्चे। अब कॉपर को, इसको बनाने के लिए क्या करना है? कॉपर को, अल्लाह के हुक्म से कितना हलवा होने वाला है। कॉपर को अलग कर दिया मेरे बच्चे, और सल्फेट को, बोलो बेटा, अलग कर दिया। कॉपर को अलग किया, सल्फेट को अलग किया। कॉपर के साथ लगा दिया, कॉपर पॉजिटिव पार्ट है, क्या लगा दिया? OH। क्या लगा दिया? और H के साथ क्या लगा दिया? सॉरी, सल्फेट के साथ क्या लगा दिया? H। अब सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है तो इट बिकम्स H2SO4, और कॉपर की वैलेंसी भी 2 होती है तो CuOH ट्वाइस। HOH मेथड का मतलब समझ रहे हो? अब ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है? बेस है या नहीं है? कॉपर हाइड्रोक्साइड, अरे वही जोर से बोलो ना। कॉपर हाइड्रो, OH वाली क्या होते हैं? OH और O वाले क्या होते हैं? बेस। Yes, और ये sir. बेस सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है? ये बेस क्या है? सिर्फ अल्कली सॉल्युबल होती हैं, बाकी सारी बेसिस क्या होती हैं? इनसॉल्युबल। तो ये भाई साहब सॉलिड फॉर्म में होगी। और ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल। ऑल एसिड्स आर, Soluble. इसका मतलब ये एक्वस होगा। ये जो मैंने HOH लिखा है ना, इसको यूं समझ लो कि हम जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं सॉल्युबल में, वो है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। क्या है? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। ये टाइट्रेशन में भी चलेगा और ये उधर भी चलेगा। आप कहें दोनों में एक ही चल रहा है तो दोनों मेथड अलग क्यों है? ये रीजन आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। तो बेटा वापस आ जाते हैं सॉल्युबल सॉल्ट की बता रहे, यानी रिएजेंट फाइंड आउट करना तो इंतहाई हलवा हो गया, कोई लॉजिक रही नहीं। क्या कि आपको जो सॉल्ट बनाने के लिए कहा जा रहा है, आप उसकी जैसे पहले पार्ट अलग करते थे, एक को सोडियम के साथ लेते थे, एक को नाइट्रेट के साथ लेते थे। अब क्या कर रहे हो? एक को H के साथ लोगे, एक को OH के। और जब तुम OH के साथ लोगे, ऑटोमेटिकली जो बेस है वो इनसॉल्युबल ही होगी, क्योंकि सोडियम पोटेशियम अमोनियम ही की बेसिस क्या होती है? सॉल्युबल होती है। बाकी सारी बेसिस क्या होती है? इनसॉल्युबल। तो इसलिए तुम्हें ज्यादा फिक्र और तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या मेरे बच्चे? ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर तुमने मेथड में ये मेंशन नहीं किया, अगर तुमने मेथड में ये नहीं बताया, तो एग्जामिनर की मर्जी पे तुम्हें नंबर दे या ना दे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। वो क्या कि बेटा बेस याद रखिएगा, इसमें हमेशा एक्सेस में ली जाएगी, हमेशा बेस। थोड़ी टेक्निकलिटी बढ़ रही है। बेस, आप एसिड और बेस ले रहे हो ना, एसिड और, भाई जिसके साथ H लग गया वो एसिड, जिसके साथ OH लग गया वो बेस। तो बेसिकली सॉल्युबल सॉल्ट को बनाने के लिए HOH मेथड यानी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन मेथड फॉलो किया जा रहा है। अब उसमें एसिड तो हमेशा सॉल्युबल होते हैं, ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, यस और नो। लेकिन बेसिस क्या होती है? मैक्सिमम इनसॉल्युबल होती है। और यहां आपको याद रखना है कि बेस हमेशा क्या होना चाहिए? एक्सेस में। बेस हमेशा क्या होना चाहिए? लॉजिक ही समझाऊंगा, रट्टा नहीं लगाना, लॉजिक भी समझोगे, कोई टेंशन की बात नहीं। अब बेटा ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बना लेंगे? सॉल्ट और वाटर। क्या बना लेंगे? सॉल्ट और। सॉल्ट कैसा है? सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है? स्टेट लिखेंगे, लिक्विड हो गया। सॉल्ट कैसा है? सॉल्युबल है। तो इसका मतलब है जब सॉल्ट बनेगा तो क्या सोल्यूशन में बॉटम पे सेटल होगा? नहीं, बॉटम पे सेटल नहीं होगा, बल्कि सोल्यूशन में क्या हुआ होगा? मिक्स। जरा आए समझते हैं बेटा तवज्जो से मेरा बच्चा। अब जरा डायग्राम समझना, फिर आगे चलते हैं, फिर एक मल्टीपल इक्वेशन लिखवाऊंगा। HOH मेथड की सेंस समझ में आई? जैसे पहले हम प्रेसिपिटेशन में करते थे सोडियम और नाइट्रेट वाला मेथड, अब HOH मेथड अप्लाई कर रहे हैं, जिसको हम एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अब देखो डायग्रामेटिक सेटअप समझो। मान लो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में तुमने पहले क्या डाल दिया? बोलो यार, रिएजेंट 1 एसिड डाल दिया। जो आवाज क्यों निकल रही है? रिएजेंट 1 क्या डाल दिया? एसिड डाल दिया। बेटा आवाज निकालो। रिएजेंट 1 एसिड डाल दिया। अब मेरे बच्चे इसमें तुम क्या करोगे? स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या ऐड करोगे? बेस। स्लोली और ग्रेजुअली क्या ऐड करोगे? रिएजेंट 2 बेस ऐड करोगे। और कब तक करते जाओगे? देखो बेस जाएगी, रिएक्ट करेगी, रिएक्शन हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सॉल्ट बनता जाएगा, और सॉल्ट सॉल्युबल है तो डिसॉल्व होता जाएगा, बॉटम पे सेटल नहीं होगा। सुनना जरा प्रैक्टिकली, क्योंकि लैब में खड़े होकर एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग करनी है। इमेजिन करो तुम्हें एग्जामिनर कह रहा है प्रेसिपिटेशन नहीं करनी है, ये मेथड करना है। प्रेसिपिटेशन को भी हमने इमेजिन किया था, वो काफी सिंपल था। वहां पर सॉल्ट बनता था, बॉटम पे सेटल हो जाता था, आप फिल्टर कर लेते थे। यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। क्या करना है यहाँ पर? इमेजिन करो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, तुमने उसके अंदर एसिड डाल दिया, पहले एसिड डाल दिया, बाद में उसके ऊपर क्या डालोगे? थोड़ा थोड़ा करके बेस।
डालोगे रिएक्शन होगा, सॉल्ट बनेगा, डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्ट बनेगा, डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्ट बनेगा, डिसॉल्व हो जाएगा, एसिड से रिएक्शन होता जा रहा है। यहां तक कि थोड़ी देर बाद जब सारा एसिड रिएक्ट कर जाएगा और अब तुम बेस डालोगे तो वो बेस रिएक्ट नहीं करेगी, बॉटम पे सेटल हो जाएगी, क्योंकि बेस ऐसी है इनसॉल्युबल। बेस कैसी है? समझो बेटा, रिएक्शन का एंड पॉइंट पता करना है ना। क्या किया तुम? एसिड में बेस डाल रहे हो, बेस में एसिड नहीं डलेगा, इसके अंदर एसिड में बेस डलेगा, तो जनाब बेस जाके एसिड से रिएक्ट करेगी, सॉल्ट बना लेगी, सॉल्ट क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, सोल्यूशन बनता जाएगा, बनता जाएगा। अब जब थोड़ी देर तक तुम डालते रहोगे आहिस्ता आहिस्ता करके बेस, तो थोड़ी देर बाद तुम्हें क्या नजर आएगा कि बेस जो है ना वो इनसॉल्युबल है, बॉटम पे क्या हो रही है? इसका मतलब रिएक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब है एसिड खत्म हो गया है। जितनी जितनी एसिड था सब एसिड से किसने रिएक्ट कर लिया है? बेस ने रिएक्ट कर लिया। और अब जो मैं बेस डाल रहा हूं वो एक्सिस में। ये सुनो, क्या ये लॉजिकली बात समझ में आती है? फिर सुनो, कंटेनर में एसिड था, उसमें तुमने बेस डाला, थोड़ा थोड़ा करके डालोगे, स्मॉल अमाउंट्स ऐड करोगे, रिएक्शन होगा, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट चूंकि सॉल्युबल है बॉटम पे नहीं बैठेगा, सोल्यूशन में डिसॉल्व होता चला जाएगा, तुम बेस डालते जाओगे, सॉल्ट बनता जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा, यहां तक कि जितनी क्वांटिटी एसिड की उसमें मौजूद है वो सारी खत्म हो जाएगी। और अब जब मजीद बेस डालोगे तो वो बॉटम पे क्या हो जाएगा? सेटल डाउन। इसका मतलब है कब तक डालना है, ये तुम्हारे पास मार्कर आ गया। देखो प्रेसिपिटेशन में इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रेसिपिटेशन में आप क्या देखते थे? मिक्स करते थे, प्रेसिपिटेट बनते थे, बॉटम पे सेटल हो जाते थे, ये सुनो, फिल्टर कर लेते थे। यहाँ ऐसा नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। तो यहाँ आपने उस वक्त तक बेस ऐड किया। क्या कहोगे? बेस कब तक ऐड करना है? जब तक बेस सेटल होना शुरू ना कर दे, जब तक बेस एक्सिस में ना आ जाए, जब तक बेस एक्सिस में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब इन दोनों को मिक्स किया, यहां पर कॉपर हाइड्रोक्साइड था और जनाब यहां पर आपने H2SO4 में इसको मिक्स किया, यहां तक कि क्या होगा? बेस बॉटम पे बोलो सेटल डाउन होना। अरे बोलते क्यों नहीं हो? बेस बॉटम पे क्या हो जाएगा? सेटल डाउन होना शुरू। जब सेटल डाउन होना शुरू होगा, हम डालते रहेंगे या रुक देंगे रिएक्शन? क्योंकि इसका मतलब रिएक्शन में रिएक्शन बराबर हो गए। तो अब क्या करेंगे? पहले हमें इस बेस को अलग कर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तीन चीजें हो गई ना। एसिड बेस का जब रिएक्शन हो गया तो इसके अंदर अब एक्सिस बेस मौजूद है, यस और नो, और इसके अंदर वाटर मौजूद है, और इसके अंदर क्या मौजूद है? सॉल्ट मौजूद है। कौन सा वाला? सॉल्युबल वाला, जो डिसॉल्व हुआ है, यस और नो। तो तीन चीजों में सबसे पहले क्या करना है? एक्सिस बेस को अलग करना है। क्योंकि एक्सिस बेस इनसॉल्युबल है और हमें दिख रही है, तो हम क्या करेंगे बेटा? बोलो कैसे अलग करेंगे? आप फिल्टर पेपर क्या करेंगे? इस कंटेनर को, बेटा बोलो बच्चे, कॉमन सेंस की बात है या नहीं है? आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? सिंपल, कि इस कंटेनर को यहां पर इन्वर्ट करेंगे। क्या लगाकर? यहां क्या लगा देंगे? बोलो भाई, फनल और फिल्टर पेपर। तो जब आप फिल्टर पेपर में डालेंगे तो यहां पर फिल्टर पेपर पे क्या रुक जाएगी? जो एक्सिस बेस होगी वो यहां पर रुक जाएगी। और अब सोल्यूशन में सिर्फ क्या आएगा? सॉल्ट। और सोल्यूशन में सिर्फ क्या आएगा? सॉल्ट। और क्या ये बात समझ पा रहे हो भाई? लैब में खड़े होकर प्रैक्टिकल इमेजिनेशन जरूरी है, क्योंकि डिजाइनिंग उसी वक्त होगी जब दिमाग में विजुअल होगा, वरना सिर्फ थ्योरी से रट्टा नहीं लगेगा। क्या कहा अली? बात समझ में आ रही है? नदी भाई बात समझ में आ रही है? क्या कहा हमने यहाँ पर रिएक्शन कराया तो अनलाइक प्रेसिपिटेशन सॉल्ट बन के बॉटम पे सेटल नहीं हुआ, कि सॉल्ट बनता जा रहा है और सोल्यूशन में क्या होता जा रहा है? डिसॉल्व होता जा रहा है। तो हमने उस वक्त तक बेस ऐड की जब तक बेस एक्सेस में हुरिया ना आ जाए। अब जब एक्सेस में 20 आ गई तो इसका मतलब हमें यकीन हो गया कि अब रिएक्शन नहीं हो रहा। अब उस बेस को पहले हमने क्या किया? फिल्टर किया। जब बेस को फिल्टर किया तो हमारे पास अब क्या बन गया? बच गया सॉल्ट और वाटर। अब क्या करेंगे बेटा? इस सोल्यूशन को, इस फिल्ट्रेट को, जो फिल्ट्रेट हमें यहाँ हासिल हुआ है जिसमें से एक्सिस बेस हमारी रिमूव हो गई है, बेटा इस फिल्ट्रेट को हम निकाल देंगे एक पेट्री डिश में। इसमें निकाल देंगे एक पेट्री डिश में, और जनाब इसके नीचे ट्राइपॉड स्टैंड रखेंगे और इसको बेटा हीट करना शुरू कर देंगे। क्या करना शुरू कर देंगे बेटा? क्यों हीट करेंगे बेटा? पानी कभी बॉईल किया हो तो आप पानी उड़ा दो, पीछे क्या रह जाता है? सॉल्ट रह जाता है, या सुनो। तो मेरे बच्चे क्या करोगे? वो जो फिल्ट्रेट है जिसमें क्या है? सॉल्ट और वाटर। हमें क्या चाहिए? सॉल्ट। हम क्या करेंगे? इसे ट्राइपॉड चाइना डिश में, पेट्री डिश में डालेंगे, ट्राइपॉड पे रख के हीट करेंगे और मैक्सिमम वाटर को क्या करा देंगे? यानी जब बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह जाएगा, मैक्सिमम वाटर को इवेपोरेट करा देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी जब रह जाएगा तो इसको कूल डाउन होने के लिए छोड़ देंगे। तो बेटा चूंकि पानी निकल गया है, पीछे सॉल्ट के क्या बनना शुरू हो जाएंगे? क्रिस्टल। हियर इज योर सॉल्ट। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्ट के ब्लू क्रिस्टल आपको यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएंगे। फिर सुनना मेथड क्या है? पहले आपने एसिड लिया कंटेनर में, उसमें स्लो करके, एकदम से बेस डाल दोगे क्या? एकदम से डाल दोगे तो पता नहीं चलेगा कितना ज्यादा डाल दिया। तो आप स्लोली ग्रेजुअली बेस ऐड करोगे जब तक बेस एक्सिस में ना, जोर से बोलो, बेस एक्सिस में यार कैसे में चलेगा? जब तक बेस बॉटम पे सेटल डाउन होना शुरू ना हो जाए। जब बेस बॉटम पे सेटल डाउन होना शुरू हो गई, एक्सिस में हो गई, तो अब आपको पता चल गया रिएक्शन हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो आपने क्या किया? डायरेक्ट क्या उसकी हीटिंग शुरू कर दी? नहीं, पहले बेस को अलग किया, एक्सिस बेस को अलग किया बाय पासिंग थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से पास किया, ठीक है,
क्या हुआ, एक्सिस बेस फिल्टर पेपर पे सेपरेट हो गई और जनाब पीछे बचा फिल्ट्रेट में सॉल्ट और वाटर। फिर इस सॉल्ट और वाटर के सोल्यूशन को आपने हीट किया और मैक्सिमम वाटर को क्या कर दिया, इवेपोरेट करा दिया और उसके बाद उसको कूल डाउन होने के लिए छोड़ दिया। जब कूल डाउन होने के लिए छोड़ोगे, ये घर में भी कर सकते हो, शीरा, शीरा समझते हो शीरा, या घर में, अच्छा शीरा छोड़ोगे तो कहाँ महंगाई हो, चीनी बड़ी महंगी हो गई, नमक तो आज भी सस्ता है, जब ये एक दूसरे के जख्मों पर छिड़कते हैं हम लोग। तो नमक का क्या है, जब पानी आप बॉईल करते हो, देखा है ना, जब पानी आप इवेपोरेट करा देते हो, मैक्सिमम पानी आपने कभी चूल्हा जला के छोड़ दिया हो, भूल गए हो कि पानी बॉईल करने चढ़ा है, तो आप देखते हो सफेद सफेद नमक सारा बॉटम पे बैठा हुआ होता है। तो वही चीज होने वाली है कि जब आप यहाँ पेट्री डिश में हीट करोगे और मैक्सिमम सॉल्वेंट को इवेपोरेट करा दोगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो रिमेनिंग सोल्यूशन है उसमें सॉल्ट के क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे और उन सॉल्ट के क्रिस्टल को आप आसानी से अलग कर लो। इज दैट क्लियर? फिल्टर पेपर से गुजारो, अगर थोड़ा बहुत पानी छोड़ भी दिया है तो फिल्टर पेपर से, फिर बातें लग गई, फिल्टर पेपर से गुजारोगे तो फिल्टर पेपर पे सॉल्ट अलग हो जाएगा। सारा पानी, एक और बात समझना बेटा, सारा पानी इवेपोरेट कराने की जरूरत नहीं है। क्यों? उसमें रिस्क होता है कि सॉल्ट डिग्रेड ना हो जाए। तो इसलिए हमेशा जब आप लिखेंगे तो आप ये जुमला लिखेंगे कि भाई हीट द सॉल्यूशन अंटिल क्रिस्टलाइजेशन, यानी जब क्रिस्टल फॉर्म होना शुरू हो जाए, जब पानी इतना निकल जाए कि क्रिस्टल नजर आने लगे, बस हीटिंग रोक देनी है और फिर क्रिस्टल को फॉर्म होने देना है। जब क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे उनको फिल्टर पेपर पर निकाल के ड्राई कर लेना। इज दैट क्लियर? सारा पानी अगर उड़ा दें तो खतरा होता है। जैसे आप देखिएगा, अगर छोटी आज जाके एक्सपेरिमेंट करना, मसला है तुम लोग कुछ करना नहीं चाहते, छोटी सी डेगची में पानी ले लो, चाय वाली डेगची में थोड़ा सा पानी, और उसको हीट करने चढ़ा दो। तो अगर पानी सारा खत्म कर दिया ना और हीट होती जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, डेगची खाली हो जाएगी, क्योंकि कार्बन ब्लैक फॉर्म होकर डेक्सी को कोट करेगा। लेकिन अगर थोड़ा पानी रहते हुए बंद कर दोगे तो सिर्फ नमक मिलेगा, डेक्सी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली आपको इस बात का ध्यान रखना होता है यहाँ पर कि जब आप इवेपोरेट करा रहे हो तो पानी जो है वो मैक्सिमम क्वांटिटीज में क्या करा दोगे, आप इवेपोरेट करा दोगे और नीचे बेसिकली सॉल्ट के क्रिस्टल। कब तक कराओगे, इसका जुमला बड़ा आसान सा है कि इवेपोरेट टिल क्रिस्टलाइजेशन, हीट टिल क्रिस्टलाइजेशन। टिल क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, जब क्रिस्टल फॉर्म होना नजर आने लगेंगे, क्रिस्टल बन रहे हैं, तो बस रोक दो। इज दैट क्लियर? तुम सो क्यों नहीं जाती मेरी बच्ची, हर थोड़ी देर में बुद्धि पे चपेट लगा दो, ठीक है? पूरी मेरे बच्चे, कुछ मेथड समझ में आया नहीं आया, बोलो ऑनलाइन वालों। यस सर। चलो जरा Yes, sir, clear. अभी लिखेंगे भी उसी पैटर्न में लिखेंगे परफॉर्मा में। अभी एक और एग्जांपल देखो, अब मुझे पूरी कराओ। मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, बोलो बेटा। सॉल्युबल है। Soluble. पोटेशियम ना अमोनियम ना कैल्शियम ना बेरियम, इसका मतलब है कौन सा मेथड होगा इसके लिए, क्रिस्टलाइजेशन। अब सबसे पहले रिएजेंट डिसाइड करना है, रिएजेंट डिसाइड करना है चंदा। तो रिएजेंट के डिसाइड करने के लिए क्या तरीका बताया कि मैग्नीशियम क्लोराइड इधर लिख दीजिए, एसिड बेस, कौन सा मेथड है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, एचओएच मेथड। क्या करना है, अरे बोलो, मैग्नीशियम को अलग कर लिया, क्लोरीन को अलग कर लिया, मैग्नीशियम के साथ क्या लगा दिया, OH Hydroxide. और इसके HCl, और जनाब रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड और क्या बन जाएगा, वाटर। बैलेंसिंग करना मत भूल जाना। बाहर शेड लेके अभी लिखी कहां बेटा, MgOH क्या होगा, सॉल्युबल बेस होगा, इनसॉल्युबल बेस होगा, ऑल बेसेस आर Soluble. इनसॉल्युबल एक्सेप्ट अल्कली। तो ये सारी बेसिस क्या है, ऑटोमेटिकली याद रखिए। Insoluble. ये कैसी स्टेट में होगा, सॉलिड। ये कैसी स्टेट में होगा, एक्वस। ये सॉल्युबल सॉल्ट है तो कैसी स्टेट में होगा, एक्वस। और ये वाटर किस में होगा, लिक्विड। वाटर के लिए एक्वस मत लिख देना, लल्लू ला दो, ठीक है जी। जी वो सॉल्युबल का एस लिख दिया होगा गलती से मैंने। अब बताओ मेथड क्या होगा, अब जरा वर्बली मेथड को डिस्कस करते हैं। हमारे पास रिएजेंट 1 क्या हो जाएगा, HCl। फिर हम क्या करेंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली ऐड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टिल बेस बिकम, base start settling down. Filter the solution and separate the excess base on the filter paper. Now heat up the filtrate in petri dish until crystallization. Obtain the crystals, filter the crystals and dry them in oven. Is that clear? समझ आ गई बात, कपू अच्छा हो गया। तो अब एग्जामिनर के हिसाब से वो परफॉर्मा बना लेते हैं। परफॉर्मा क्या होता है एग्जामिनर का, एग्जाम में कौन सा थॉट बनाएंगे, वो तीसरा ट्राई करते हैं। जब ड्राई, हाँ नहीं लेड नाइट्रेट करते हैं, लेड नाइट्रेट। क्या सारे नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं, बोलो बेटा, ऑल नाइट्रेट आर
अब एग्जामिनर कहते हैं लेड नाइट्रेट बनाना है भाई, और एग्जामिनर कहते हैं सब कुछ बताना है। क्या क्या बताना है, प्लान कैसे करेंगे, अपरेटस क्या होगा, फलाना क्या होगा, ढिमकाना क्या होगा, सब बताना है। समझ में आ रही है बात? तो आए समझते हैं। सबसे पहले आपको बताना है रिएजेंट 1 क्या होगा, फिर बताना है रिएजेंट 2 क्या होगा, फिर बताना है रिएक्शन कैसे होगा, फिर बताना है लैब अपरेटस कौन कौन से इस्तेमाल होंगे। अब्दुल्ला हनीफ आइडिया हो रहा है या नहीं हो रहा? उसके बाद बताना है मेथड क्या होगा। ठीक है जी। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद। बात समझ में तो नहीं आई तुम्हें? स्कूल में कब पढ़ा था तुमने ये आखिरी दफा? कब कराएंगे? उनको ये तो नहीं लग रहा है कि एटीपी की कमीशन है इस साल भी? चले बेटा, शुरू करते हैं जी। लेड नाइट्रेट पहला रीजेंट, एच में ब्रेक करो, आंखों आंखों में लेड हाइड्रोक्साइड जाएगा। तो लेड की वैलेंसी होती है 2, तो PbOH ट्वाइस। रिएजेंट यू क्या होगा? HNO3 विच इज HNO3 एसिड। यस और नो? यार तुम अपनी बातों में कर लो, वो तो बैठ जाओ ना उसके, तुम्हें कह रहा हूँ। रिएक्शन क्या होगा बोलो? OH ट्वाइस प्लस HNO3 गिव्स लेड नाइट्रेट। अरे बोलो ना, इस सिंबल बताओ, इसका सिंबल क्या होगा? सॉलिड। इसका सिंबल सॉलिड एक्वस। इसका सिंबल एक्वस। एक्वा लिक्विड लैब एपरेटस क्या क्या लगे जल्दी बताओ। अबे पहले बीकर लगाना, कॉनिकल फ्लास्क पहले आ गया क्या? बीकर, उसके बाद क्या हुआ? फनल फिल्टर पेपर फनल, फिल्टर पेपर, पेट्री डिश। ये पेट्री डिश में ट्राइपोड सरफेस एरिया बड़ा होता है ना, जल्दी हीटिंग हो जाएगी। अगर वो बीकर में हीट करना शुरू कर दे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको मालूम है ना, इतना सेंस तो है, बड़ा बर्तन होता है तो पानी जल्दी इवेपोरेट। यस और नो? तो इसलिए पेट्री डिश हो गया, और ट्राइपॉड, ट्राइपोड्स और अबे बंसन बर्नर। अबे जलाया नहीं क्या, खाली ट्राइपॉड स्टैंड रख दिया क्या उसको? बंसन बर्नर, ओवन वगैरह। इज दैट क्लियर? तो इसमें एपरेटर्स थोड़े से बढ़ गए। चाहे तो ग्लास रॉड भी लिख देंगे, स्टरिंग के लिए काम आती है। ठीक है, तो सोच सोच के लिख लोगे। ठीक है, ये जो बकवास सा विजुअल डायग्राम दिया था मैंने वो काफी है, आपको याद रखेंगे। अब मेथड आ जाता है। मेथड बेटा मैं फिर जनरल करके लिख दूंगा मेथड R1 R2, और तुम फिर हमेशा की तरह R1 R2 लिख देना। वो मैंने लिखा बीकर था, ग्लास रॉड की जगह नहीं थी, बाद में लिखा। चलो भाई, क्या है जी? एड base slowly and gradually into एसिड। अब एसिड की जगह नाम आ जाएगा, बेस की जगह भी नाम आ जाएगा। until base is in excess, that is start set। भाई क्या कर रहे हो? settling down at bottom। filter the solution and by passing it through filter paper held in funnel and separate excess base। heat up, heat, filtrate in petri dish until
crystallization of salt starts. Stop heating and allow solution to cool down. Filter crystals on filter paper and dry them by tapping. ठीक है जी, ये एक मेथड हो गया, थोड़ा सा बड़ा एज कम्पेयर टू पिछले वाला। टाइट्रेशन इससे भी बड़ा होगा। ठीक है जी, पिछले वाले मेथड से थोड़ा सा बड़ा मेथड है। एड बेस की जगह आप बेस का नाम लिखोगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली इनटू, एंड एसिड की जगह एसिड का नाम आ जाएगा, अंटिल बेस का नाम आ जाएगा, फिर से इन एक्सिस, दैट इज स्टार्ट settling down at the bottom. Filter the solution by passing it through filter paper held in funnel and separate the excess base. Again नाम आ जाएगा वहां पर। Heat the filtrate in petri dish until crystallization of salt starts. Stop heating and allow solution to cool down. Filter crystals on filter paper and dry them by tap. ठीक है जी, एक बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड जो कि आपको एवरी टाइम अप्लाई करने का। ऑनलाइन वालों, अब्दुल्ला बात समझ में आ गई? मनाइन बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. हाँ जी, हम लोग को जब डालते हैं टेस्ट ट्यूब में तो बहुत थोड़ा सा हो जाएगा ना, आप बीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में तो अमाउंट बहुत कम हो जाएगी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है, जो हमने पढ़ा हुई समझ में नहीं आया, तो भाई आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। Until base is in excess. अब्दुल्ला नोट कर लिया तुमने? लग नहीं रहा मुझे, बैठे हो, चल मारो। हाँ, start settling down at the bottom until base is in excess. Petri dish until crystallization of salt starts. क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है कि वहां पर सॉल्ट के क्रिस्टल्स बनते हुए आपको नजर आएंगे। That is start settling down at bottom. अब्दुल्ला आप लिख नहीं रहे? आप लिख क्यों नहीं रहे? फिर क्या क्या इरादा लेकर आए थे आप? मेरी कॉपी तुम कहाँ लिखोगे? हाँ भाई, मुनीजा क्या बात है, भैया की नजर लगती है वो, भैया का असर हो गया, वो बेचारी वापस आ रही है, भैया अब भैया की काउंसलिंग की चले बेटा, नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। हाँ भाई, भाई याद समझ में आ गई बात? अब देखो बेटा, अबे जल्दी लिख लो, चौथी लाइन पांचवी लाइन कर रहा है। Held in funnel and separate excess base. Full stop. Heat filtrate in petri dish until crystallization of salt starts. क्या गाली दे रही हो? क्या क्या बोल रही हो? बड़बड़ बड़बड़ क्या कर रही हो तुम? हैं? और करीमी
वो दूसरा वाला पूछा उधर भी नहीं आया था ना, मेरे वाले क्यों नहीं आया था? हाँ मैं काफी लेट फील हुआ यार, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, तुम्हारा टाइटल मुझे हजम नहीं हुआ। तो बयान क्या टाइटल था इसका? चॉकलेट बॉय, दबंग दबंग। हाँ दबंग, दबंग कैसे हो गया? मतलब या तो तुम्हारे सही शख्सियत मैंने नहीं देखी हुई, यहाँ तो तुम दबे दबे सुलझे सुलझे से सहमे सहमे से बच्चे बने गए। पागल बनाते हैं तुम्हें, ये शरीफ है। एक ही तुम चला रहे थे, एक ही तुम्हें चला रही थी। तो जब फायर किया होगा तो AK-47 का झटका तो तुमने लिया होगा। नहीं लेकिन बात चलाता रहता हूँ यार ऐसी में। मैं थोड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा दबंग इसका मतलब है कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता। तो इसे दबंग हो गए। भाई आज ही लिख रहे हैं, क्या कर रहे हो? पता नहीं लिखी जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा। आपने कोई 200 लाइन थोड़ी लिखी है। निब्बी ओ सॉरी नबी यार, लिख लिया तुमने? निब्बा और निब्बी एक टर्म है ना, किसको कहते हैं? छोटे यार वैसे उन बच्चों ने जो है ना होस्टिंग बड़ी अच्छी की। चले बेटा आगे चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट। मेरे बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अब कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट, मैं रैंडमली 2-3 सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में आपसे पूछता हूं और मुझे आप केमिकल्स बताइएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं FeSO4 बनाइए, तो FeSO4 बनाने के लिए द मेथड वुड बी क्रिस्टलाइजेशन। क्या होंगे रिएजेंट बताइए बेटा, ऑनलाइन वालों रिएजेंट्स क्या होंगे? Fe ट्वाइस जो कि अगेन एक इनसॉल्युबल बेस होगा, और दूसरी तरफ क्या होगा? H2SO4 क्योंकि सॉल्युबल सब्सटेंस होगा, एसिड होगा, और दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट और वाटर बनेगा। और फिर से बात आ गई कि सॉल्ट और वाटर के अंदर फिर जब एक्सिस बेस होगा उसको पहले सेपरेट करेंगे और ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है जी। अब मेरे बच्चों इस कॉन्सेप्ट का फायदा उठाते हैं जो बन गया है कि अब तवज्जो बेटा, आप देखो अब जो मैंने शुरू में अर्ज किया था कि भाई एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन मेथड ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, चाहे क्रिस्टलाइजेशन हो या टाइट्रेशन हो। लेकिन फिर टाइट्रेशन अलग क्यों है? क्यों सोडियम क्लोराइड? यार फिर वही हरकतें तुम्हारी शुरू हो गई। सोडियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फेट या पोटेशियम नाइट्रेट या कैल्शियम नाइट्रेट, ये सॉल्ट्स जो हैं वो क्यों नहीं क्रिस्टलाइजेशन से बन रहे हैं? इसमें एक अलग मेथड का नाम क्यों लिखा हुआ है? आए इसको लॉजिकली समझते हैं ताकि आपको समझ में आए, ताकि एग्जामिनर अगर रीजनिंग पूछ लेता है तब भी आपको रीजनिंग समझ में आए। तो 2 मिनट के लिए समझते हैं कि मान लीजिए आपको एग्जामिनर ने कहा NaCl बनाइए, क्या बनाइए? अब वही HOH मेथड अप्लाई कीजिए। तो HOH मेथड अप्लाई करेंगे तो उसके साथ क्या होगा? NaOH, और इसके साथ क्या होगा? जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराओगे NaCl तो बनेगा। लेकिन मुझे बताओ क्या HCl इनसॉल्युबल है? HCl तो सॉल्युबल है, एसिड है ना, ऑल एसिड आर सॉल्युबल। और NaOH क्या है? सॉल्युबल है। NaOH क्या होती है? अल्कली होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसी डायग्राम को वापस इमेजिन करो जो हमने बनाई थी, कि जब डायग्राम में आप एसिड में बेस डालते हो तो रिएक्शन कहां खत्म हुआ ये आपको पता चलता ना, क्या कि बेस क्या होना शुरू हो जाती थी? सेटल डाउन। बेस क्या होना शुरू हो जाती थी? सेटल डाउन। लेकिन जब अब HCl में तुम NaOH डालोगे तो NaOH क्या सेटल डाउन होगा? NaOH इज एन एल्कली। एल्कली क्या होती है? सॉल्युबल होती है। तो अगर यहाँ HCl डला हुआ है और तुम इसमें NaOH डालते जा रहे हो तो डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे, रिएक्शन हो भी रहा है या नहीं हो? तो अच्छा, फिर सॉल्ट भी क्या बन रहा है? NaCl। वो भी कैसा सॉल्ट है? कलरलेस सॉल्ट। कैसा है? तो बात समझने की ये है कि ये जो टाइट्रेशन है ना, ये हमें क्यों एक यूनिक मेथड पे जाने की जरूरत पड़ रही है? समझे कि अगर हम इसे नॉर्मल क्रिस्टलाइजेशन की तरह करें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि रिएक्शन हो भी रहा है या नहीं हो रहा, कब खत्म हो रहा है, सॉल्ट बना भी है कि नहीं बना। समझ लो पिछले वाले मेथड में क्या था कि जब आप बेस पहले डाल रहे थे, बेस वॉज इनसॉल्युबल,
तो बेस जाकर पहले रिएक्ट कर रही थी, अच्छा रिएक्ट कर रही थी कि नहीं कर रही थी हमें पता नहीं चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर में जब बेस सेटल होना शुरू हो गई थी तो हमने ये इमेजिन कर लिया कि बेस ने रिएक्ट कर लिया और रिएक्ट करने के बाद अब जो बेस एक्सेस में है वो सेटल डाउन हो रही है। लेकिन यहां पर जब आप यही सेटअप कहां अप्लाई करने की कोशिश करोगे बेटा, NaCl पर या अमोनियम के सॉल्ट पर या पोटेशियम के सॉल्ट पर, भाई बात समझ में आ रही नहीं आ रही कि इन सॉल्युबल जो सॉल्युबल सॉल्ट्स में जो दूसरी कैटेगरी है सोडियम पोटेशियम अमोनियम कैल्शियम और बेरियम वाली, इनके ऊपर जब तुम ये HOH मेथड अप्लाई करोगे तो प्रॉब्लम इज रिएक्शन तो होगा, प्रॉब्लम इज कि आपको पता नहीं चलेगा है जी। अच्छा और मान लो पता चल भी गया, लिसन वेरी केयरफुली, आपको पता चल गया कि भाई NaOH और HCl, अब आपने बेस एक्सेस में डाल दिया, अब बेस एक्सेस में डाल दिया तो समझो कि आफ्टर रिएक्शन डायग्राम का सेटअप समझ लेते हैं। हमारे पास एक कंटेनर ये था और समझ लीजिए कि एक कंटेनर ये था, तो आपने इसके अंदर मान लीजिए HCl था, बेटा समझना है अच्छे से, और उसमें क्या डाला था आपने NaOH, ठीक है जी। तो जब रिएक्शन हो जाएगा तो रिएक्शन के नतीजे में क्या क्या बनेगा, NaCl बनेगा, एक्सिस में NaOH था वो भी होगा और वाटर भी होगा। भाई जैसे वहां पर था कि जब रिएक्शन हो गया था बेस एक्सिस में था ना, जिसे फिल्टर करके अलग किया था, अब मुझे बताओ यहां जो NaOH एक्सिस में है उसे फिल्टर करके अलग कर सकते हैं, बोलो भाई फिल्टर करके अलग। तो ये समझना पड़ेगा लॉजिकली कि हम मेथड वही फॉलो कर रहे हैं फिर भी एक नए प्रोसीजर पे क्यों जा रहे हैं, यानी हमारा जो टेक्निक है वो तो अभी भी वही है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, लेकिन इस टेक्निक का एप्लीकेशन क्यों डिफिकल्ट हो गया है कि अगर आप इसी NaCl के सॉल्ट को, सोडियम पोटेशियम अमोनियम के सॉल्ट को अगर आप क्रिस्टलाइजेशन पे समझने की कोशिश करोगे, आपने एसिड में क्या डाला, बेस, एसिड में क्या डाला, बेस। अच्छा बेस में एसिड क्यों नहीं डाल रहे, अगर एसिड बाद में डालेंगे तो एसिड डालते रहना पड़ेगा और एंड में एसिड एक्सेस में हो जाएगा। देखो समझो क्रिस्टलाइजेशन में हमने ये क्यों कहा था, बेटा तवज्जो रखो, बातें करो, मुझे शरीर गुस्सा आ रहा है तुम लोगों के। अगर हम उल्टा कर लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन में कि बेस पहले डाल देते और एसिड बाद में डालते, समझना 2 मिनट के लिए, अगर हम बेस पहले डाल देते और एसिड जाता बेस से रिएक्ट करता जाता यहां तक के सारी बेस रिएक्ट कर जाती और एसिड एक्सेस में हो जाता। अब जब एसिड एक्सेस में हो जाता तो निकालते कैसे एसिड वापस, सोचो एसिड अगर एक्सेस में हो जाता सारी बेस से रिएक्ट कर जाता और एसिड क्या है, सॉल्युबल है ना। तो जब यहां पर हमने लिखा है कि इस कंटेनर में एक्सेस बेस है वाटर और सॉल्ट है, यहां पर हमने क्या मेंशन किया था कि इस कंटेनर में एक्सेस बेस की जगह क्या होता है फिर एक्सेस एसिड, तो एक्सेस बेस जो इनसॉल्युबल थी उसको तो फिल्टर करके निकाल लिया हमने, लेकिन अगर यहाँ पर एसिड एक्सेस में होता तो फिल्टर करके निकलता क्या, नहीं निकलता। इसलिए वहां पर याद रखिए हमेशा एसिड में बेस डालेंगे, बेस में एसिड, लॉजिक समझ में आ रही है। अब यही प्रॉब्लम हमें नीचे भी हो रही है कि अगर यहां पर हम आ जाते हैं NaOH और HCl के रिएक्शन पे, तो भाई यहां पर आप चाहे एसिड में बेस डालें या बेस में एसिड डालें, जो चीज एक्सेस में है वो दोनों क्या है, सॉल्युबल है। अगर मैं एसिड एक्सेस में कर लूं तब वो भी सॉल्युबल है, बेस एक्सेस में कर लूं वो भी सॉल्युबल है। तो मालूम यह हुआ कि जब मेरे पास सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, तो उसके साथ चप्पल उठा के मैं मारने का चाह रहा हूं। तो एसिड भाई समझना, सॉल्ट और वाटर तो बन जाएगा, मेरी बात लॉजिकली समझ में आ रही है, वैसे तो गधे हो बेकार में समझा रहा हूं तुम लोगों को कि भाई अगर एक लॉजिकली क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये मेथड जो है ऑलमोस्ट सेम ही है, तो फिर पूरा प्रोसीजर अलग करने की जरूरत क्या है, क्योंकि अगर आप उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो यू विल गेट सॉल्ट, यू विल गेट वाटर, बट यू विल गेट एक्सेस एसिड और बेस, और ये दोनों क्या होंगे, सॉल्युबल है। तो सॉल्युबल है तो सोल्यूशन में से निकालेंगे कैसे, नहीं निकाल सकते ना, सॉल्ट अलग से कैसे मिलेगा, समझ में आ रही है। उसके लिए वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी पड़ेगी जो एक बहुत ही मुश्किल प्रोसीजर है। तो इसलिए जो हम क्रिस्टलाइजेशन में कर रहे थे वहां पर भी मैंने क्या बताया कि बेस में एसिड नहीं डालेंगे, एसिड में बेस डालेंगे जब तक बेस सेटल डाउन होना शुरू ना कर दे। और यहां पर प्रॉब्लम समझ में आ गई सबको कि यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि मेथड तो अभी भी हम HOH मेथड ही लगा रहे हैं, लेकिन उसमें हमें सॉल्ट और वाटर के साथ एक सॉल्युबल एसिड या बेस मिलेगा जिसे सोल्यूशन में से निकालना मुश्किल है, समझ में आ रही बात। इसलिए अब हमने क्या किया कि क्रिस्टलाइजेशन की मेथड को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, और फॉर दीज सॉल्ट्स फिर दोबारा सेटिंग बनाते हैं। सॉल्युबल सॉल्ट में जो कैटेगरी थी, उम्मीद है लॉजिक तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। सॉल्युबल सॉल्ट में क्रिस्टलाइजेशन वाली कैटेगरी तो हमने कर ली, अब हम कौन से सॉल्ट पे चले गए बेटा, टाइट्रेशन वाले। अब इसका हल क्या था कि हम कौन से सॉल्ट पे चले गए, बोलो, टाइट्रेशन वाले, जो किसके लिए फॉलो होता है,
ठीक है जी। अब टाइट्रेशन वाले में क्या करेंगे, समझो अब इस मसले का हल कैसे होगा, मसला समझ में आ गया आपको, इस मसले का हल कैसे होगा समझ लीजिए। तो आपने कहा NaCl बनाना है, याद रखिए रिएक्शन तो वही रहेगा, रिएक्शन क्या रहेगा, वही अप्रोच रहेगी कि NaCl को बनाने के लिए क्या क्या रिएजेंट चाहिए होंगे, बोलो भाई। Na किसके साथ ले लेंगे, OH के साथ, और Cl किसके साथ ले लेंगे, H के साथ, और ये आपस में रिएक्ट करेंगे सॉल्ट और, लेकिन इसको करने का तरीका टाइट्रेशन के थ्रू होगा बजाय इसके सिंपल क्रिस्टलाइजेशन। क्या होगा मतलब, आइए समझते हैं। आप मेरे बच्चे तवज्जो रखनी है बेटा, ये आपने ले ली ब्यूरेट, मैं टाइट्रेशन पहले भी समझा चुका हूं टाइट्रेशन बेस मोल में, तो कुछ बातें आपको पहले से पता है, कुछ बातें नहीं होंगी, तो हम दोनों साथ साथ समझा दें। ये आपने ले ली भाई ब्यूरेट, और ये आपने ले लिया फनल। लॉजिकली समझने की कोशिश करना बेटा, ये आपने ले लिया फनल। ठीक है जी, मैं मोल्स पढ़ाते हुए बता चुका हूं आपको, ये चीज दोबारा सुन लीजिएगा। हम एक केमिकल ब्यूरेट में ले लेते हैं और एक केमिकल कहां ले लेते हैं, फ्लास्क में। एक एक केमिकल ले लेते हैं ब्यूरेट में। अब यहाँ एपरेटस भी चेंज हो रहे हैं, ये क्या है, ब्यूरेट है। मोल्स मोल्स और न्यूमेरिक जो हमने टाइट्रेशन बिल मोल्स पढ़े थे उसमें मैंने आपको ये सेटअप समझाया भी था, दोबारा भी देख लीजिए, वहां भी डायग्राम बना के बताया था। ये ब्यूरेट है, ये हमारे पास क्या है, कॉनिकल। तो यहाँ पर हम क्रिस्टलाइजेशन वाले मेथड से हट रहे हैं। क्यों हट रहे हैं, लॉजिक समझा दी कि वो मेथड एंड में आके फंसवा देगा। एक केमिकल ब्यूरेट में, यूजुअली ब्यूरेट में क्या लेते हैं, बी फॉर ब्यूरेट, बी फॉर बेस, यूजुअली ब्यूरेट में बेस लेते हैं। वैसे आप आगे पीछे कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एक केमिकल ले लिया हमने, तो बेस कौन सी थी हमारी, Na। तो मान लीजिए NaOH हमने कहाँ ले ली, अरे बोलो यार, ब्यूरेट में। और HCl कहाँ ले लिया, और मैंने यहाँ पर पहले भी बताया था कि जो चीज कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स। क्यों, उसे कैसे लेते हैं, पिपेट के, याद है हमने कहा था कि पिपेट होती है, पिपेट से उसको क्या करते हैं, पिपेट आउट करते हैं, इसीलिए फिक्स वॉल्यूम होता है। पिपेट के थ्रू जो है हम उस केमिकल को, जो कॉनिकल फ्लास्क में उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अब जनाब आली, इससे पहले कि इन दोनों को मिक्स करें, NaOH पूरा भर दिया हमने टॉप तक, ये मार्किंग है मान लो 0 की, टॉप तक हमने भर दिया इसको यहाँ तक NaOH से, और यहाँ ले लिया 25 cm3 HCl, फिक्स वॉल्यूम ऑफ HCl। अब क्योंकि रिएक्शन होगा हमें पता कैसे चलेगा, तो यहाँ आपको याद होगा इंडिकेटर डाला जाता है, फ्यू ड्रॉप्स हम क्या डाल देते हैं, सुटेबल इंडिकेटर के, मिथाइल ऑरेंज। जैसी रिएक्शन कंप्लीट होगा फौरन से क्या कर देगा, कलर चेंज, फौरन से क्या कर देगा, लिसन वेरी केयरफुली। अब समझना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेथड को विजुअली इमेजिन करना बड़ा जरूरी है। एक केमिकल ब्यूरेट में, एक फ्लास्क में, फ्लास्क वाले केमिकल को पिपेट आउट करके उसका फिक्स वॉल्यूम डाला गया है, दोनों सोल्यूशन कलरलेस है, जब तो कुछ पता नहीं चल रहा ना, और दोनों सॉल्युबल है। अब क्या हुआ कि इससे पहले कि हम स्टार्ट कराएं सेटअप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, हम क्या करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सूटेबल इंडिकेटर डाल देंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सूटेबल इंडिकेटर डाल देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे बेटा, कि ब्यूरेट से जो केमिकल है, जो सेकंड केमिकल है, रिएजेंट 2 है, इससे ये टैप लगा हुआ होता है, कॉर्क लगा हुआ है नलके की तरह, इसको हल्का हल्का करके खोलेंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप इस केमिकल को इस केमिकल में क्या करना शुरू करेंगे, मिक्स, रिएक्शन शुरू हो जाएगा। चूंकि इंडिकेटर डला हुआ है, तो जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगा, इंडिकेटर का काम क्या होता है, इट चेंजेस द कलर दैट शोज द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगा, इंडिकेटर क्या दे देगा, कलर चेंज, परमानेंट कलर चेंज दे देगा। इंडिकेटर का कलर फौरन से क्या हो जाए, वैसे तो आप ड्रॉप डालेंगे तो कलर आएगा, लेकिन वो कलर जाता जाएगा, जाता जाएगा। जैसे ही परमानेंट चेंज आ जाएगा कलर में, जैसे ही परमानेंट चेंज आ जाएगा, आप फौरन से कॉर्क को क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। क्या मतलब हुआ, मान लीजिए जीरो से आपने इसका वॉल्यूम तो आपको पता है ना 25 cm3 है, 0 से आपने क्या किया था, इसको रिलीज करना शुरू किया था, और लेट्स से के 15 cm3 तक आते आते कलर चेंज आ गया। 15 cm3 तक आते आते क्या हो गया, मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं। आपने एसिड लिया था 25 cm3, बेस आपने लिया था 0 तक पूरा भर लिया था, 50 cm3 की ब्यूरेट होती है, पूरा भर लिया था। अब जनाब यार दोनों को मिक्स करने से पहले फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर का इस्तेमाल किया, और उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स किया, यहां तक कि एंड पॉइंट निकल आए। एंड पॉइंट का मतलब इंडिकेटर क्या करे, कलर चेंज दे दे। तो इंडिकेटर ने कलर चेंज दिया, तो आपने ब्यूरेट की रीडिंग देखी कितनी हो रही है, 15 cm3 हो रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 25 cm3 एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना बेस चाहिए, ये पता चल गया हमें।
अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब क्या करोगे, इस फ्लास्क को खाली कर दोगे। लिसन, अब यहाँ आई है बात, ये मेथड इसीलिए लंबा है। क्या किया, एक बार आपने तमीज से टाइट्रेशन की और क्या निकाल लिया, एंड पॉइंट। फर्स्ट टाइट्रेशन में सॉल्ट बनाना मकसद नहीं है, फर्स्ट टाइट्रेशन में क्या निकालना मकसद है, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट, क्योंकि जब जब रिएक्शन हो रहा है बेटा, इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, जब रिएक्शन हो जाएगा इसके अंदर NaCl मौजूद होगा, इसके अंदर वाटर मौजूद होगा, और चूंकि क्या इसमें बेस एक्सेस में होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, एंड पॉइंट आते ही तो रिएक्शन रोक दिया ना लल्लू। जैसे ही इंडिकेटर ने क्या किया, कलर चेंज किया, हमने क्या किया था, रिएक्शन रोक दिया था, टैप बंद कर दिया था। तो यहां पर बेस एक्सेस में नहीं होगा, लेकिन यहां पर एक चीज होगी, वो क्या है, जो सोल्यूशन होगा उसमें क्या मौजूद है, इंडिकेटर, वो भी तो एक केमिकल है। समझना मेरे बच्चे, फिर समझना, दोबारा सुनना। पहला सेटअप जो हमने किया, पहला टाइट्रेशन जो हमने किया, वो हमने सॉल्ट बनाने के मकसद से नहीं किया, बल्कि किस मकसद से किया, टू फाइंड आउट, बोलो। जैसे हमें क्रिस्टलाइजेशन में जब बेस सेटल होता हुआ नजर आता है, हमें नजर आ जाता है कि एंड पॉइंट है, रिएक्शन रुक गया है, रिएक्शन खत्म हो गया। तो यहां पर कोई जुगाड़ नहीं थी एंड पॉइंट निकालने की, तो हमने इंडिकेटर डाल के क्या निकाल दिया, एंड पॉइंट, टू फाइंड आउट एंड पॉइंट। अब जब आपको एंड पॉइंट पता चल गया बेटा, आप क्या करोगे, फ्लास्क खाली करो, फ्लास्क खाली करोगे, दोबारा से उसको रिंस करके वापस लेकर आओगे, दोबारा से उसमें 25 cm ऑफ एसिड डालोगे, और इस बार इंडिकेटर नहीं डालोगे, क्योंकि तुम्हें अब पता है कि 25 cm ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना बेस चाहिए। तो सीधा 15 cm उसमें क्या डाल दोगे, बेस डाल दोगे। अभी चेक करके आया हो ना, जो 15 cm बेस डालोगे, तुम्हें पता है कि इस पर एंड पॉइंट आ जाता है। तो अब जनाबे आली, जब रिएक्शन होगा, अब समझो एसिड और वो NaOH का किसके साथ रिएक्शन होगा, HCl का, और तुम्हारे जो वॉल्यूम्स है वो एक्यूरेट है, तो अब हमारे पास क्या बनेगा, NaCl और वाटर। क्या इस बार इंडिकेटर है, नहीं है, तो इंडिकेटर अलग करने की फटीक खत्म हो गई। अब क्या रह गया, सॉल्ट और वाटर। अब बताइए, सॉल्ट और वाटर में से सॉल्ट को कैसे अलग करेंगे, हीट करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन आ जाएगी। सेकंड पार्ट में क्या आ जाएगी, क्रिस्टलाइजेशन, ये हीट करेंगे यहां तक के मैक्सिमम जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाए, और सॉल्ट की क्या शुरू हो जाए, क्रिस्टलाइजेशन, और क्रिस्टल्स अपने सॉल्ट के मिल जाएंगे, जिनको हम बात फिल्टर करके अलग करेंगे। फिर सुनिएगा बेटा, पहली टाइट्रेशन आपने की टू फाइंड आउट द एंड पॉइंट, और उस टाइट्रेशन में क्यों नहीं हमने सॉल्ट ऑब्टेन करने की कोशिश की, क्योंकि वहां इंडिकेटर भी शामिल था जो सॉल्युबल होता है, अगेन उसे निकालना मुश्किल था। तो फिर आपने एंड पॉइंट निकालने के बाद यू रिपीट द टाइट्रेशन अगेन विद द सेम एंड वॉल्यूम, लेकिन विदाउट इंडिकेटर। और जब विदाउट इंडिकेटर आप करेंगे तो इंडिकेटर की भट्टी खत्म हो गई, और अब जब आपके पास सॉल्ट और वाटर बनेगा, तो सॉल्ट और वाटर एसिड और एक्सेस में बचेगा नहीं, दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली नलिफाई कर देंगे। और अब जो सॉल्ट और वाटर है उसको आप हीट करके उसमें से वाटर इवेपोरेट करा दोगे, और सॉल्ट आपको पेट्री डिश पर मिल जाएगा, जिसे आप फिल्टर करके अलग कर लोगे। इज दैट क्लियर, आई समझ में नहीं आई? तो बेटा ये मेथड थोड़ा लंबा है, क्यों, क्योंकि इसमें ब्यूरेट का जिक्र हो रहा है, इसमें फोनिकल फ्लास्क का जिक्र हो रहा है, इसमें पिपेट का जिक्र हो रहा है, इसमें इंडिकेटर का जिक्र हो रहा है, फिर एक टाइट्रेशन है उसको समझाना है कैसे करनी है, फिर उस टाइट्रेशन को रिपीट करना है विदाउट इंडिकेटर, फिर जो सोल्यूशन मिलेगा उस सोल्यूशन में को आपने हीट करना है और क्रिस्टलाइजेशन कराई। तो मेथड थोड़ा सा लंबा है, लेकिन है वही HOH, केमिकली वही HOH है। इज दैट क्लियर, कि एक H के साथ लेना है, एक OH के साथ लेना है। और क्या लॉजिकली समझ में आ गया कि सिंपल क्रिस्टलाइजेशन क्यों नहीं वर्क करेगी, क्योंकि सिंपल क्रिस्टलाइजेशन में जब एसिड या बेस एक्सेस में होगा तो अलग नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? जी जी, अगर क्योंकि इसका वॉल्यूम सेम है ना, अगर 25 cm³ ऑफ एसिड ले रहे हो, तो अभी इंडिकेटर की प्रेजेंस में हमें क्या पता चला, उसको नलिफाई करने के लिए, उसको पूरा उससे कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए वी नीडेड 15 cm³ ऑफ बेस। अगर ये अगली बार भी इसका वॉल्यूम 25 cm³ लिया है ना, तो फिर चेंज कैसे हो जाएगा? कॉनिकल फ्लास्क में हमेशा 25 cm³ लेते हैं, और फिर जब इंडिकेटर डाल के आप पहला टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना बेस लग रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। हर एसिड के लिए अलग हो सकता है, ये नहीं कि हमेशा 15 ही होगा। आई बात समझ में? तो बेटा अब इसको लिखते हैं, ठीक है जी। इंडिकेटर सिर्फ एंड पॉइंट के लिए डाला है यहाँ, हाँ जी, नहीं, क्योंकि फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा ना इंडिकेटर को। इंडिकेटर हमने पहली बार में सिर्फ इसलिए डाला ताकि वॉल्यूम पता चल जाए कि कितना एसिड कितने वेट से रिएक्ट कर रहा है। फिर नहीं, पहली तो पता चल लिया ना पहली बार में, दूसरी बार डाली, पहली दफा टाइट्रेशन की इंडिकेटर डाल दिए तो वॉल्यूम पता लग गया ना कितना वॉल्यूम चाहिए, तो दूसरी बार इंडिकेटर को हटा दिया, वरना इंडिकेटर को अलग कैसे करेंगे? ठीक है, तो बेटा अब इसको लिखते हैं उसी एग्जाम वाले परफॉर्मर में। बात समझ में आ गई? तो मैं सवाल वही क्लियर कर देता हूं, एक्सप्लेन हाउ यू प्रिपेयर सोडियम क्लोराइड सॉल्ट इन लेबोरेटरी। वही परफॉर्म होगा, रिएजेंट 1
reagent 2, chemical equation, lab, apparatus और मेथड। जी गर्मी हो, यहाँ आ जाओ ना। सर्दी तो नहीं हो रही, तुम्हारी तबीयत खराब होगी। तो आगे आ जाओ, यहाँ हवा नहीं आ रही है तो मुझे पसीने छूट रहे हैं। हाँ यहाँ जाओ, यहाँ नहीं आ रही हवा। और जहाँ इसका पंखा रेगुलेटर का है, देखो भाई थोड़ा रेगुलेटर स्लो कर दो भाई। ओ भाई थोड़ा स्लो कर दो। कोई बात नहीं, गर्मी में बीमार नहीं होते, सभी को बीमार होते तो वैसे इतने अरसे के बाद जारी रहेगी। कर दे स्लो, क्या कर रहा है? हाँ अब लड़ा शुरू कर दो, गर्मी सर्दी में बर्दाश्त करनी करो, नहीं क्लास बाहर जाओ। रीजन 1 रीजन बेटा साथ साथ कॉपी करो, फिर तुम लोग 1 घंटा लगाते हो कॉपी करने में। रीजन 1 रीजन 2 है और क्या है यार? मैंने बताया टाइट्रेशन का मेथड ही लंबा ठीक ठाक आता है। तो भाई NaCl के लिए क्या क्या केमिकल चाहिए हमजा? NaOH और HCl। केमिकल इक्वेशन क्या होगी? NaOH प्लस HCl। स्टेट क्या होगी? एक्वस। अरे बोलो भाई, फसिया मर गई हो क्या? एक्वस एक्वस। भाई सूर्य फातिहा पढ़ के दम करें, इनकी रूह के लिए जहन्नम में जा रही है इनकी रूह। फसिया। यस सर। ये बेटी किधर चली गई? यस सर कुछ जवाब ही नहीं दे रही हो, क्या हो गया? मलकुल मौत आया हुआ है क्या? ये सो रही हो तुम? अब्दुल्ला भाई बात समझ में आ गई है नहीं आ गई? क्या चाय पराठे चल रहा है तुम्हारा? नहीं सर आ गई है। और मलाई दालिया? जी सर। क्या जी सर? अबे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी सर। जी सर आ रहा है। माना कि तुमने इस्लामाबाद में किया हुआ है सारा काम, लेकिन थोड़ा बहुत हम भी करा देते हैं, कराची वाले भी। चलो ये कब हुआ? लैब अपरेटस क्या क्या हुए बोलो भाई? ब्यूरेट कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क, पिपेट और इंडिकेटर और फिल्टर पेपर। अबे क्रिस्टलाइजेशन पर सॉल्ट कैसे निकालोगे? और ट्राइपॉड स्टैंड, बैटरी डिश। हाँ असल में अपरेटर केमिकल लिखा हुआ होता है हेडिंग में। बैटरी डिश, मेरी गलतियां निकाल ले तू, मेरी गलतियां निकाल ले। बैटरी डिश और बंसन बर्नर। ठीक हो गया? तो इसमें अपरेटस की लिस्ट भी थोड़ी सी ज्यादा है। अब आ जाते हैं कि भाई मेथड क्या होगा। मेथड हमने समझा दिया, लंबा मेथड है, तमीज से लिख लेना साथ साथ। अल्लाह पर एसिड बेस किया नाम सर 25 cm क्यूब ऑफ बेस नहीं हो? बेटा पिपेट आउट 25 cm क्यूब फ्लास्क में डाला है तो बेस क्यों होगा? ये बेस है क्या? नहीं सर ठीक। बेस है क्या ये? नो सर।
अगर एग्जामिनर ने तुम्हें पर्टिकुलरली कोई इंडिकेटर मेंशन किया हुआ है तो उसी का नाम लिखोगे, फिर उसका कलर चेंज स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा। मार्क वो कहाँ है? वेस्ट नहीं आएगा। And run base from burette into flask drop by drop until a permanent color change is observed. Filter the crystals of salt on filter paper and dry them by tapping. जैसे तुम नहाने के बाद बालों को सुखाते हो, फिल्टर पेपर निकाल लिया, एक फ्रेश फिल्टर पेपर लेकर उसको ऐसे टैप कर लो भाई, कागज ही होता है ना, लल्लू है, मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेगा। तुम लेते ना सॉफ्ट पेटल के, रोज पेटल के टिश्यू से टैप। फिल्टर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट। बस क्या लगता है करीमी, ये अगर ना पढ़ा होता तुमने, मिसाल तौर पर क्लास मिस की होती तुमने, मूसा तो ये इसमें मेथड लिख लेते तुम खुद ही, लिख तो लेते यार, काबिल आदमी हो। मैंने भी लिख दिया। आप तो दबाएंगे ना। हाँ भाई यार, भाई समझ में आ गया। अब क्या लग रहा है, कोई सॉल्ट बनाने के लिए आएगा तो मतलब आप बना लेंगे? हाँ भाई, तुम तो यार क्यों बिठा ले? मैं असल में सॉफ्ट हार्ट बंदे का ना मसला यही है,
ये निकम्मों को बर्दाश्त कर रहे हैं तुम। ड्राई देम बाय टैपिंग। हाँ भाई नबिया बात समझ में आ गई? या वो दूसरा वाला मूसा है, वो जो बिल्कुल ही ऑफिस का इंटरव्यू देने आता है हर क्लास में, तो वो बायोलॉजी की 3 घंटे की क्लास में तो बैठा हुआ नजर आया मुझे है, और जिस तो पिज्जा की लालच में आया होगा वो। लेक्चर क्या है सच में? वहाँ नजर नहीं लगी ब्लैक अबे किस बात की ट्रीट दे दूं? दी है बहुत अच्छी वर्कर दी है। आपको घर में जाके स्कूल कॉलेज छोड़ देगा। सही नहीं गाड़ी में गाड़ी आपका नया मॉडल है आपके आगे मंडे वाला गाड़ी मेरा नया में गाड़ी स्कूटर वाला। भाई अली बात समझ में आ रही नहीं आई? अली ग्रुप में मैसेज नहीं आया था? क्लास का मैसेज आ गया था ना? रात में आया, देर रात हम तो जाग रहे थे उस वक्त, देर रात की शेदाइयों। हाँ भाई, उम्मीद है कि सॉल्ट प्रिपरेशन यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ में आ गई होगी। तो फाइनली सॉल्ट प्रिपरेशन का जो डिस्कशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। अब मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अनाउंसमेंट आ जाती है टेस्ट। Extraction of metals, electrolysis, acids, bases and salts। 3 ये टॉपिक बनते हैं और इन तीनों का कंबाइंड टेस्ट होगा। एटीपी वाले टॉपिक्स भी आएंगे भाई, क्या हो गया? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रोलिसिस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पूरा वो जो टेस्ट और गैसेस फिर एटीपी के अंदर हमने पढ़ा है, ये सब कुछ भी इंक्लूडेड है। ठीक है, और ये टेस्ट कब होगा मेरे भाई? ये टेस्ट होगा वेडनेसडे को। किस दिन होगा? वेडनेसडे। आपको जब आप बोलते नहीं कि एग्जाम भी जल्दी आने पर सच में निब्बी हो रहा है। चले भाई अब आगे चलते हैं बेटा, हेडिंग बनाएंगे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। रिकॉर्डिंग को करते हैं यहाँ पर एंड और दोबारा से करते हैं रिज्यूम, ताकि हमारी जो ऑनलाइन वालों को